धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप का अपना चैनल द झारखंड मेल और मैं हूं आपके साथ नवीन शांडिल्य। झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति एवं कोडरमा से संबंधित मुद्दों पर विमर्श करने के लिए कुछ हमारे पैनल में विशेष मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं श्री मनोज सहाय पिंकू जी। मैं द झारखंड मेल पर मनोज सहाय जी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के कोडरमा के जिलाध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ संतोष सहाय जी केंद्रीय महासचिव आजसू जुड़े हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में राजद के जिलाध्यक्ष श्री रामधन यादव जी जुड़ेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनके जिलाध्यक्ष श्री श्याम किशोर सिंह जुड़ेंगे। बात आज झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर हो रही है और आज हमारे साथ मेहमान कोडरमा से जुड़े मुद्दों पर आज बातचीत होगी। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले अपनी बात रखने के लिए मैं आजसू पार्टी से जुड़े हुए आजसू के केंद्रीय महासचिव संतोष सहाय जी को आमंत्रित करता हूं कि संतोष सहाय जी अपनी बात झारखंड की राजनीतिक कोडरमा की मूलभूत चीजों पर अपनी बात रखेंगे। संतोष सहाय जी। नमस्कार। अभी वर्तमान समय में झारखंड में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है वो बिल्कुल ही माकूल नहीं है। वर्तमान समय में भी पूरे देश और राज्य कोरोना से जूझ रहा है और इस क्रम में सरकार के द्वारा जो सुविधाएं, स्वास्थ्य से जुड़े जो उपस्कर हैं, जो उपकरण हैं, उसको उपलब्ध नहीं, दवा के, वैक्सीन की, ये सभी सारी चीज़ों की कठिनाई हो रही है। और इस तरह से हम लोग यह माने कि अभी सरकार हर मोर्चों पर विफल रही है। अभी पिछले 2 वर्षों से यह दौर चल रहा है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो किसानों की बात हो या अन्य क्षेत्र की भी बात हो तो इस पर हम समझते हैं कि सरकार लगभग विफल रही है। और जहाँ तक अपने जिले की बात है, जो जिले में कम संसाधनों में, सीमित संसाधनों में हमारे जिले के उपायुक्त, हमारे अन्य सेवा स्वास्थ्य से जुड़े पदाधिकारी, हमारे सिविल सर्जन, सभी लोगों का सकारात्मक और प्रयास से सीमित साधनों में भी बहुत हद तक अपने जिले में इस चीज पर हम लोग काबू पाए हैं। चलिए ठीक है। चलिए मनोज सहाय जी, अपनी बात रखें। मनोज जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले इस चैनल को अभिवादन करता हूं और तमाम हमारे साथी जो इस पैनल में हमारे साथ हैं उनका भी अभिवादन करते हुए झारखंड को तमाम जनताओं का अभिवादन करता हूं। और निश्चित रूप से ये इस कोरोना वैश्विक महामारी जो कोरोना आई है, इस काल में जिस तरह से राज्य सरकार ने काम किया है, हमारे जिला के प्रशासन ने काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और जो हमारे पूर्व के वक्ता, हमारे मित्र कह रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा काम उतना बढ़िया नहीं हुआ मगर जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, तो विरोधाभास तो यही नजर आती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राज्य की सरकार कुर्सी पर आते ही यहाँ पर इनके ऊपर कोरोना का जो ये वैश्विक महामारी आई तो हमें काम करने का मौका नहीं मिला, फिर भी महागठबंधन की सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। चाहे मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को लाने का काम हो, चाहे उन्हें फिर पुनः रोजगार देने का काम हो, चाहे किसानों को ऋण माफ करने की बात हो, 1 रुपये में 50,000 तक का ऋण माफ किया सरकार ने। और इस तरह से महागठबंधन के तमाम मंत्री, तमाम पदाधिकारी एक जुनून के तरह लगे हुए हैं और वे आम जन को कोरोना से मुक्ति पाने के लिए अब आप आए जिला पर, तो जिला के तमाम पदाधिकारी भी एक कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी के रूप में, चाहे वो कोविड अस्पताल की हो, 250 बेड का कोविड अस्पताल रातों रात तैयार करके उन्होंने आम जन के लिए सुपुर्द किया। फिर बच्चों के जो अभी आ रही है उसके लिए भी हमारे जिला के उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन बधाई के पात्र है कि उन्होंने बच्चों के लिए भी पेडियाट्रिक कोविड केयर सेंटर बनाकर अभी रख लिया है। तो जैसा भी निर्देश आता है हम और हमारे पदाधिकारी पूरे तन मन से लगे हुए हैं। कांग्रेस ही नहीं, मैं तमाम विरोधी दल भी जो कहते हैं आप, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आजसू हो, तमाम पदाधिकारी अभी हम लोग सब मिलकर कोडरमा में कोविड से लड़ रहे हैं। और जो भी आम जन को मदद करने का होता है हम उनको लाभ पहुंचाने और उन जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने भी
गरीबों का साथ, कांग्रेस का हाथ, और हमने भी हर गरीब जहां भी कोविड से मौत हुई उनको हम लोग राहत पहुंचा रहे हैं। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारे राजद के साथी हर जगह गांव-गांव जा करके वैसे लोग जहां भी कोरोना काल में जिनको भी कुछ भी दुख हुआ है, हम उनके कंधे पर हाथ रखने का काम कर रहे हैं, उनको जरूरी राशन पानी जो भी होते मुहैया कर रहे हैं। हमारे उपभोक्ता खाद्य आपूर्ति मंत्री ने जिस तरह से केंद्र से आती है राशन, हम उन्हें जितना ज्यादा हो सकता है आम जन को जो फ्री राशन होने का है वो मुहैया कराया जा रहा है। कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए एक से एक पदाधिकारी, हमें भी निर्देशित किया जाता है कि दीदी किचन दाल भात केंद्र में किसी तरह से आम जन को किसी को भूखे नहीं रहना है, उस आधार पर हम काम कर रहे हैं। जय हिंद। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। देखिए, कमेंट बॉक्स में आप जो प्रश्न लिखेंगे वही प्रश्न हम यहाँ के मौजूद पैनल के लोगों से पूछेंगे। कमेंट बॉक्स में जिस प्रकार के सवाल आएंगे मैं वो पैनल के लोगों से पूछूंगा, और शेष जो हमारे पास सवाल होंगे वो भी मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो इसी कड़ी में मैं आगे अपनी बात रखने के लिए जो है नितेश चंद्रवंशी जी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नितेश जी को आमंत्रित कर रहा हूं। उसके बाद श्याम जी अपनी बात रखेंगे। नितेश जी अपनी बात रखिए। नितेश जी खुद को अनम्यूट करिए। नितेश जी को आवाज मिल रही है क्या? नितेश जी आवाज मिल रही है? बाकी लोगों को मेरी आवाज मिल रही है क्या? नितेश जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? नितेश जी इससे बराबर रहता है। मित्रों, मुझे अगर श्रीमान हेमंत सरकार की अगर अंक देने की बात अगर हो तो झारखंड की जनता अगर 10 में नंबर देने की बात होगी तो आज 3 नंबर भी देना इनको मुनासिब नहीं समझे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये हेमंत सरकार जी ने एक मुद्दे को जो उसने अभी जो काम करते समय कोरोना में जो कफन देने की जो बात की है, ये कफन झारखंड की जनता को समझ में नहीं आई। ये अस्पतालों में जो प्रबंधन था, अभी तो ऊपर वाले का शुक्रिया है कि उन्होंने हम लोग को ये बरकत दिया कि अब ये कोरोना कम हो गया, परंतु जिस गति से वो बढ़ रही थी और जिस गति से यहाँ पर व्यवस्था थी, यहाँ व्यवस्था बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में जितने लोग मरे हैं और जितने लोग इस समय चले गए, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं था। परंतु वे जो कफन देने का जो काम किया ना, ये एक कहानी का दूसरा मोड़ उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। राजनीतिक रूप से कहें तो पिछले 1.5 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ कोरोना का बहाना बना करके उन्होंने किसी भी प्रकार का विकास का काम करने में असक्षम साबित हुए। मैं महिलाओं का भी, माननीय मनोज जी ने कहा महिलाओं के क्षेत्र में, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर यहाँ पर जो झारखंड सरकार ने, पूर्व सरकार ने, भाजपा रघुवर सरकार ने जो किया था, 1 रुपया में रजिस्ट्री हुआ करती थी, उस रजिस्ट्री को उन्होंने बंद कर दिया। एक कितना महिलाओं को कितना लाभ मिलता था, ये इसका परिणाम था कि महिला किस प्रकार से वो कम पैसे में उनकी सशक्तिकरण होती थी। दूसरे तरफ महिलाओं का अब हत्या, बलात्कार की संख्या जब से हेमंत सरकार जी आए तब से महिलाओं के प्रति इनका सोच में परिवर्तन नहीं आया और वो महिलाओं को कोई भी उनका सशक्तिकरण में दिखाई नहीं पड़ा। और अपहरण, समझ जाएंगे, अपहरण, हत्या और बलात्कार और अभी रूपा त्रिकी का मामला ये भी सामने है। महिलाओं के प्रति असक्षम है। किसानों के प्रति, किसान की सरकार, यह सरकार किसानों को अपने जो पैदावार जो हुए हैं उसका वो भुगतान नहीं कर पाए और इनके मंत्री ये कहते हैं कि अभी धान भींगा हुआ है इसलिए हम इसको खरीदेंगे नहीं। तो किसानों के प्रति इनकी क्या रवैया है ये आप और हम समझ सकते हैं। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं इस झारखंड मेल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हेमंत सरकार जी, आपको किसानों का मूल्य जो अनाज है उसका मूल्य का भुगतान पिछले वर्ष का नहीं दिया आपने, इस वर्ष फिर से तैयारी हो रही है। आपकी दूरदर्शिता कहाँ है आप बताइए।
इसलिए मैं कहूँ किसानों के प्रति असक्षम है। दूसरी तरफ पारा शिक्षकों को लोभ लुभावन उन्होंने कहा था, पारा शिक्षक आज भी वहीं के वहीं है, कहीं कुछ नहीं। ये इन झूठे वादे के बदौलत ये सरकार बनाए थे और आज न इन्होंने युवाओं के प्रति कुछ सोचा है, न इन्होंने किसानों के प्रति सोचा है, महिलाओं के प्रति जो स्थिति है ही है, विकास अवरुद्ध है। विकास कहाँ गई है, ये विकास का रूप आप देख लीजिए स्वयं। हम यहाँ मानते हैं कि झारखंड सरकार को 10 में 3 नंबर भी देना हम समझते हैं मुनासिब नहीं होगा। रही बात कोरोना काल की यहाँ पर, तो शुरुआत के दिनों में हम महसूस कर सकते हैं कि ये आफत देव आफत है, माने हम हमारे कुछ कमियों के कारण ये आफत हम लोग के ऊपर पड़ा। परंतु जिस तरह की व्यवस्था सदर अस्पताल में थी, अस्पताल वाले कभी प्रशासन को बताते थे कि भाई हम यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं सीमित मात्रा में है, रेमडेसिविर नहीं है, हम इनको नहीं दे सकते हैं, और घंटों प्रयास करने के बाद ऑक्सीजन लगा करता था। अब वो सामान्य स्थिति आई है, परंतु मेरा विश्वास है कि सचेत होकर के और यहाँ पर जो प्रशासन है, डॉक्टरों को अगर अच्छी निगरानी रखते हैं तो शायद कुछ मरीजों की संख्या, मौत के आंकड़े कुछ कम होते। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व इस समय इतना ही कहूंगा कि हमें और अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करनी चाहिए थी। अभी छोटे छोटे व्यवस्थाएं सुधार गई है, अच्छा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी आज भी अस्पताल में है। प्रसव पीड़ा के लिए माताएं बहनें भटकती हैं, लेकिन उनको प्रसव करने के लिए रात को जब कोई डॉक्टर वहां पहुंचता है तो उनको भेज दिया जाता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। प्राइवेट वाला बोलते रात में अभी हम नहीं लेंगे, वो रात को आप चले जाइए सदर हॉस्पिटल। तो ये आने जाने का क्रम बना रहता है और कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जिसका आप आंकड़ा निकाल सकते हैं। कई बहनें की मृत्यु हुई है, साथ ही साथ बच्चों की जो पेट में ही गर्भ में मर जाते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, कोरोना काल में जो कुछ हुआ, अभी आगे सचेत होने की आवश्यकता है और अस्पताल प्रबंधन में डॉक्टरों की व्यवस्था अंक दे सकते हैं। ये हम इस समय करके कोडरमा को और संवारे, परंतु झारखंड सरकार को और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सड़क, बिजली, पानी में अभी भी पीछे हैं। आज भी 4 दिन के बाद झुमरी तलिया कोडरमा में पानी आता है। कुछ काम बढ़ रहे हैं, कुछ बनाने की और आवश्यकता है। मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से, इस समय हम सब और सभी दल के लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। मैं झामुमो के भी श्याम जी से आग्रह करूंगा कि आप भी इस शहर के नागरिक हैं और कुछ अच्छी व्यवस्था बन सके, इसका प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। झारखंड सरकार जी को समस्या बताने की आवश्यकता है। धन्यवाद। श्याम जी अपनी बात रखिए। श्याम जी नमस्कार। अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नीतीश चंद्र वंशी जी अपना बयान दिए। इनका बयान से तो एक झलका कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बड़बोलापन का अंश इनमें भी है। जहां तक कोडरमा की बात है, कोडरमा में मैं मेरे द्वारा और उपायुक्त के द्वारा से बात करके इंजीनियरिंग कॉलेज में 250 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया गया वो सराहनीय है। और हॉस्पिटल बनने के बाद इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या नगण्य हो गई है और 100% रफ्तार के साथ हमारा कोरोना पर हम विजय पा रहे हैं। ये आपातकालीन बीमारी है, ये किसी सरकार का दिया हुआ नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे रघुवर दास जी 5 साल में कहते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय कि किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि जब से ये बैठे हैं खजाना खाली है। उसके बावजूद ये जो कर रहे हैं, किसानों का पहला 50,000 तक ऋण माफ किया, किसानों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं दे रही हैं, लेकिन 5 साल के अंदर हमारे रघुवर दास जी 5 साल सुखाड़ पड़ा, 5 साल लोगों से LIC किया गया, जमीन का फसल बीमा किया गया, लेकिन 1 साल भी पैसा नहीं आया।
चूंकि ये बड़बोलापन है, करना तो है नहीं, भाषण देना है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो झारखंड में भोगना पड़ रहा है, ये पूर्व सरकार की कुनीतियों, उनको राज चलाने का कोई भी चीज नहीं था। उनको था क्या? राजतंत्र, लोकतंत्र नहीं था उनका शासन था राजतंत्र। राजतंत्र के तहत उन्होंने 360 करोड़ रुपया सिर्फ विज्ञापन में खर्चा किया। 360 करोड़, मोर देन 3 अरब रुपया से वैभव। अगर वो विकास में लगाते तो कितना विकास हमारे झारखंड में होता, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। उन्हें राजा की तरह जिंदगी जीना है, ऐश करना है और झारखंडियों को मौत मारना है। और आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये 1.5 साल बैठे बैठे नहीं हुआ है सीएम हेमंत सोरेन जी को, और बैठे कोरोना की मार हुई 2 महीना फैसिलिटी मिला, फिर मार हुई। तो ये प्राकृतिक बीमारी के साथ हम क्या, कोई भी प्रधानमंत्री अभी जिनका काफी नाम इंडिया में था पहले, अरे कोरोना बीमारी में उनका भी नाम बदनाम हो गया, वो भी क्या कर सकते हैं। ये आपदा अगर अचानक आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, बचाव के लिए झारखंड अव्वल में है, ऑक्सीजन की व्यवस्था किया और दूसरे राज्य में भी ऑक्सीजन दिया। और कोडरमा में अभी कल ही हम स्वयं गरीब असहाय लोगों को शुद्ध चावल का वितरण, अनाज का वितरण करके आए हैं। लोगों में जो जिज्ञासा देखा, लोगों की अपार भीड़ देखा, हमको मैंने तजुब हो गया कि हेमंत सोरेन के प्रति, महागठबंधन के प्रति समर्पित लोगों का भावना जो देखा, हम खुद गदगद हुए। लोगों में अनाज का वितरण किया। इसलिए झारखंड की आम आवाम अगर कहीं देख रही है तो उनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ हेमंत सरकार पे है, महागठबंधन सरकार पे है। और अगर यह सरकार बिना आपदा के 5 साल का मौका मिल जाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी जो 17 साल झारखंड को डुबा दिया है, वो नक्शा बदल जाएगा और झारखंड के नया तस्वीर बनेगा और नया इतिहास रखेगा। और यहाँ एक नया बेरोजगार होगा और नौकरी की नियुक्तियां तो लाइन लग जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पचेगा क्या? ये जो खा के पड़के हुए है ना, 17 साल से पूरे झारखंड को खोल करके रख दिया। सोने की लंका, जहाँ सोना, जहाँ कोयला मेरा, जंगल मेरा, पत्थर मेरा, डिबरा मेरा, और है क्या हमारे पास कुछ नहीं है, आपके अंदर ले गया। श्याम जी आप ही की बात पे रोकता हूँ। श्याम जी आप ही की बात पे रोकता हूँ। सोने की लंका है तो रावण कौन था? रावण था, अभी का रावण है कि पिछला रावण? भारतीय जनता पार्टी सोने की लंका खा गया। अब जो लंका में नहीं खा पाएगा, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं आने वाली है यहाँ किसी कीमत पर नहीं। ये महागठबंधन, ठीक है आपकी बात पूरी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष सहाय जी, ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं ये तो अपने गुण हैं। वजह है कि लोग जो है मौत बहुत ज्यादा हो रही है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, सरकार उसको लेकर गंभीर नहीं है और आपकी पार्टी के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, न सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, न विपक्ष के रूप में कहीं मौजूद नजर आ रहे हैं। क्या सुदेश महतो जी की राजनीति जीवित है या फिर थोड़ी बहुत संशय रह गई है? झारखंड के किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आजसू पार्टी लगातार मुखर होकर के और आम जनों के साथ खड़ी रही है। एक सजग प्रहरी के रूप में लोगों के हितों की रक्षा के लिए, उसके मान मर्यादा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके चिकित्सा के लिए, उसके हरेक हक अधिकार के लिए आजसू पार्टी लगातार लड़ाई लड़ती रही है। और अभी वर्तमान समय में हमारी पार्टी सभी स्तरों पर काम कर रही है, हर स्तर पर काम। अपने जिले में भी हमारे श्याम किशोर जी कह रहे थे कि हम और डीसी मिल के कुछ काम कर रहे हैं, तो हम और डीसी मिल के काम करने के, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ, दलों के तालमेल के साथ काम करने का मतलब हमको समझ में नहीं आया। श्याम किशोर जी ने कहा कि हम और डीसी मिल के काम कर रहे हैं। डीसी तो अपने व्यवस्था जो सरकार के तरह से वो काम कर रहे हैं। अगर इनके दल के तरफ से अगर कोई काम इनके द्वारा किया गया है, ये जो चावल और दाल बोल रहे हैं, उसके अलावे हम इतने बड़े महामारी में चावल और दाल बांटना, ये बहुत बड़ा हितकारी काम या बहुत बड़ा उससे जो है तो कल्याणकारी काम नहीं कह सकते। हम स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने काम किया है कि 27 ऑक्सीजन की सिलेंडरें आजसू पार्टी के द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिला प्रशासन को रेगुलेटर उपलब्ध कराया गया। और कोई ऐसा जगह नहीं है जहां डोर टू डोर जा करके हमारे दल के
नेत्री शालिनी गुप्ता, हम और जिला अध्यक्ष राजकुमार मेहता सभी जगहों पर मिलकर के और हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे नीतीश जी ने एक बात कहा, सही कहा कि अभी सभी दल के लोग लगभग मिलजुल के काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सरकार की उपलब्धि की अगर बात कहेंगे कि सरकार क्यों लोगों पर क्यों आधारित, सरकार ने कौन सी ऐसी योजना बनाई? अभी हाल के दिनों में देखिए, कल ही आ गया कि बच्चों या अबर जो वेब आ रहा है ये बच्चों को संक्रमित करेगा। तो जब सरकार के पास इसकी पूर्व सूचना है तो सरकार ने ऐसी कौन सी योजना और कौन सा ऐसा प्राकलन तैयार किया है कि उससे उसको निपटा जाए? सिर्फ बता देने से तो काम नहीं होता है। अभी हमारे जिले में एक फ्लैट फंगस का एक पेशेंट सामने आया, उसके प्रति तो हमारे जेएमएम के साथी या कांग्रेस के हमारे साथी जो सरकार का राग अलाप रहे, ये तो कोई उसको हुलकने तक नहीं गए, देखने तक नहीं गए। हमारे पार्टी के द्वारा 51,000 रुपया उसको आर्थिक सहयोग देकर के इलाज में उपचार में हम लोगों ने साथ दिया। इसलिए आजसू पार्टी चाहे स्थानीयता का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, नियोजन नीति का मामला हो, महिलाओं के हक अधिकार हो, दहेज, तमाम मुद्दों के प्रति जो है वो आज सजग होकर काम करती रही है। आप पहले से भी जानते होंगे, पूर्ववर्ती सरकार में भी हम अपने सरकार में भी लड़के और बोल करके और तमाम जनता के हितों के लिए स्थानीय नीति के मुद्दा पर या नियोजन नीति के मुद्दे पर हम लोग तो काम करते रहे। और आज हमारा एनडीए का किया हुआ काम को ऊपर भी ये लोग अपने उपलब्धि को दिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनके द्वारा कोरोना का क्या बात है? अरे मुख्यमंत्री हेमंत जी पहले भी रहे हैं, उनकी कार्यशैली को देखें। आज झारखंड में जो शहीद आंदोलनकारियों के परिवार के प्रति जो बातें आ रही है, जो रोजगार और उनके पेंशन के प्रति बात आ रही है, ये तो ऐसी निकम्मी सरकार है कि आंदोलनकारी इतने मुखर हो करके रांची के मैदान में विधानसभा के घेराव तक किए और उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक आयोग का पुनर्गठन नहीं हुआ है। अब वैसे जो 60 से 70 हजार चिन्हित आंदोलनकारियों का जो चिन्हितीकरण का आवेदन लंबित है, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। ये आंदोलनकारी की सरकार कहते हैं कि आंदोलन इनके नेतृत्व में हुआ है, तो हम तो कहते हैं कि जो आंदोलन नहीं किया, जिस पर आरोप आप लगा रहे हैं, वही सरकार ने आंदोलनकारी आयोग का गठन करके चिन्हितीकरण किया और उसके द्वारा ही हम लोग को पेंशन, मैं भी झारखंड आंदोलनकारी हूँ, हम लोग को पेंशन और सम्मान उस सरकार ने दिया जिसको लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन जो लड़ाई जिसके नेतृत्व में लड़ी है, जिसकी पार्टी कहती है आंदोलनकारी की सरकार है, आंदोलनकारियों और शहीद आंदोलनकारियों के प्रति 60% से अधिक जो क्षतिग्रस्त रहे हैं, जो कहिए विकलांग हो गए, उनके प्रति इनका कोई मतलब रुझान नहीं है। ये समृद्ध विरासत मिला है, अपने आप को राज्य का माने गरीब राज्य। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। स्थानीय नीति पर आपने सवाल उठाया है और आंदोलनकारियों पर सवाल उठाया है। स्थानीय नीति पर ये मैं मनोज सहाय जी से जवाब जरूर लूंगा। और मनोज सहाय जी, मेरा सवाल है कि स्थानीय नीति, भाजपा की स्थानीय नीति कहती है कि 1985 के बाद से जो चीजें हैं वो सामान्य है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह मानना है कि 1932 का खतियान जो है वो होना चाहिए। कांग्रेस किसके समर्थन में है, 1932 के खतियान के या फिर 1985 वाले के? मनोज जी। जी, निश्चित रूप से, क्योंकि हम एक अध्यक्ष के रूप में हम अपनी बातें रखते हैं और जिला के ही कार्यकलापों और जिला को किस तरह से संगठित और मजबूत करना है, ये हमारे आला अधिकारियों और वरिष्ठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्रीगण का ये मसला है। इसलिए मैं इस मसले को मंत्री महोदय के जिम्मे ही रखना चाहूंगा और उनके द्वारा जो वक्तव्य आता है उसका मैं समर्थन करूंगा। मैं नितेश चंद्रवंशी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने कम से कम महागठबंधन सरकार को 3 अंक तो दिया ही। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि कफन की बात करते हैं हेमंत सरकार, तो उस समय पूरी दुकान बंद थी, सभी जगह बंद था। तो उस समय यह हुआ कि जब कपड़े की दुकान भी बंद है तो हेमंत सरकार ने कहा कि ठीक है, हम कम से कम आपको कफन जो होता है वो इंतजाम तक हम सरकार के तरफ से दिया जाएगा। एक तरफ आप देखिए कि योगी सरकार वहां कहती है कि दाह संस्कार का मैं इंतजाम करूंगा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता। मगर यही बात अगर मोदी यहाँ पर हेमंत सरकार बोल देती है तो उसका तिल का तार बनाने लगते हैं। अभी हमारे संतोष सहाय जी ने कहा कि आजसू ने दिया गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो पत्थर उद्योग संघ ने दिया और आपके साथ आपके पदाधिकारी हैं। श्रेय लेने की बात नहीं है, काम करिए। मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के भी, आप लोगों को भी, आप लोग भी लगे हुए हैं आम जन का, क्योंकि जनता ने आपको वोट देकर के सरकार बनाया। आपका 12 सांसद है, कोडरमा का सांसद आपका है, कोडरमा का विधायक आपका है, तो ये तो आपकी जवाबदेही बनती है। जिला परिषद आपका है, ये तो आपकी जवाबदेही बनती है कि आपको उनको सेवा करना है। कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा या राजद तो
दूसरी तीसरी चौथी नंबर पार्टी आती है, मगर फिर भी हम सेवा भाव से लगे हुए हैं और लगे रहते हैं। रहा बात, अगर एक अनाज भी बढ़ता है तो हम उसको पारदर्शी रूप से एक स्पष्ट दिखाना चाहते हैं कि वो अनाज गरीब के हक में जाना चाहिए। ये जो मैं ठीक है, जवाब ले लेते हैं आपका। मनोज जी जवाब ले लेते हैं। नितेश चंद्रवंशी जी, पूरी सत्ता आपकी है कोडरमा में, ऊपर से नीचे तक लेकर के, जिला परिषद से लेकर के सांसद तक। कहाँ है वो लोग, कहाँ है आपके विधायक, कहाँ है आपके सांसद और कहाँ है आपकी जिला परिषद, और इस कोरोना काल में क्या कर रही है? नवीन जी, इस प्रश्न का सीधा उत्तर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन रूप से भी हमारे सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में हमेशा रहती है। सेवा ही संगठन है हमारा। इसी संकल्प के साथ हम समाज में खड़े दिखाई पड़ते हैं। माननीय विधायक आज वो फेसबुक के माध्यम से भले नहीं दिखाई पड़ रही हो, लेकिन उनको जो कार्य करना है वो कार्य कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रश्न का सीधा उत्तर यह है कि उनके द्वारा किए गए कार्य का ही परिणाम है कि आज डोमचांच में जो महिला कॉलेज थे उसमें वहां कोविड-19 का कार्यक्रम हुआ और वहां अस्पताल बनाया गया। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम हुआ, वो वहां अस्पताल बनाया गया, वो उन्हीं के कार्य क्षेत्र का था। आज भी वो जनता के बीच में वो दूसरे रूप में जुड़े हुए हैं। ये प्रत्यक्ष फेसबुक के माध्यम से जुड़ेंगे तभी दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो जनता के लोग उनके पास जाते हैं तो लोग उनकी समस्या को हल कर रहे हैं। मैं स्वयं उनसे बात किया हूं, उन्होंने कई प्रमाण मुझे दिखाए जिसमें वो सीधा सीधी आम जनता के बीच से जो भी उनके विषय लेके आया उनका वो कार्य किया। दूसरी तरफ माननीय सांसद महोदय, उनका बीच में कोविड पॉजिटिव हुए, उनको क्वारंटाइन करने का सलाह दिया गया, वो क्वारंटाइन करिए। उसके बाद लौटने के तुरंत बाद जैसे ही वो अपने गृह क्षेत्र में आती है कोडरमा में, वो सेवा ही संगठन का मूल मंत्र ध्यान में रख करके स्वयं रक्तदान करती हैं। हमारा रक्तदान होता है, अन्न दान किया जाता है। अन्न की मैंने अपने आंखों से उनके आवास पर 600,000 बोरियां आते हुए मैंने देखा, जिसमें चावल दाल गेहूं, चावल दाल तेल, ये सारे मैंने खुद अपने हाथ से मैंने देखा। रेगुलेटर ये आपके, उसके बाद वेपोराइजर मशीन, मेडिकल किट, मास्क, 1 लाख मास्क तो मैंने अपने आंखों से देखा। वो बांटने की पूरी तैयारी की गई और वह 6 विधानसभा में उन्होंने भी बांटने का पूरा व्यवस्था बनाया है। तो माननीय सांसद और माननीय विधायक, उनकी एक सीमाएं हैं, उस सीमाओं को जनता के बीच में वो जाकर के काम कर रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम सभी कार्यकर्ता, भाजपा के सिर्फ सांसद और विधायक काम नहीं करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है, इस भाव को ध्यान में रख करके हर समय जनता के बीच में खड़ी दिखाई पड़ती है। मैं एक सवाल अभी माननीय इस चैनल के माध्यम से श्याम किशोर जी को मैं कहना चाहता हूं। आप ये बताइए, ये पिछले 1.5 साल से जो हम लोग अभी नगर निकाय की चुनाव और पंचायत चुनाव को टालने की जो नियत बन रही है हेमंत सरकार की, वो कहां तक लाजमी है? विधानसभा चुनाव सरकार करा सकती है, उसमें भीड़ दिखाई नहीं पड़ता है। ये जनता की सरकार जो होगी, जिसको जन सरोकारों का, मुद्दों का सरोकार हम बना सकते हैं, क्या वो अभी हमारे पंचायत चुनाव या तो नगर चुनाव अगर हो जाते तो क्या जो जनप्रतिनिधि, जो घर घर तक सब जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो कार्य कर रहे होते कि नहीं? उनके द्वारा जो सत्ता का विकेंद्रीकरण अगर अभी हम लोग को जनता के बीच में अगर आया हुआ होता तो हम समझते हैं कि और कार्य हो रहे होते हैं, सेवा समाज में करने वालों की संख्या और बढ़ रही होती है। तो मैं इस चैनल के भी माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस वक्त आवश्यकता है, आप परिस्थिति देख करके अविलंब पंचायत चुनाव और नगर निकाय की चुनाव होनी ही चाहिए। धन्यवाद। श्याम जी जवाब दीजिए, नगर निकाय के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? जब मधुपुर का उपचुनाव हो गया तो नगर निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव में फिर क्या समस्या है? क्योंकि ये चुनाव को लेकर डबल स्टैंडर्ड क्यों है आपका? श्याम जी, आवाज मिल रही है? श्याम किशोर जी। हाँ बोलिए, अभी नहीं जा रहा था भाई। क्या बोले? मधुपुर का उपचुनाव हो गया, लेकिन मधुपुर का उपचुनाव हो गया, लेकिन पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? मधुपुर का उपचुनाव हो गया है, चुनाव को लेकर डबल स्टैंडर्ड क्यों है? मधुपुर चुनाव हो गया तो बंगाल में चुनाव कैसे हो गया?
ये तो चुनाव के बदले चुनाव का जवाब तो नहीं होता ना। अरे भारतीय जनता पार्टी के महाती पर कैंप करके और कोरोना को ही आया कि बंगाल में आग लगा हुआ है, और यह मधुपुर इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है यहाँ पर कि एक मधुपुर से ही लेसन मिल गया कि इस तरह से बढ़ावा मिलेगा तो ये रोग और फैलेगा, इसलिए अभी इसको क्लोज किया जाए, बंद किया जाए। इसीलिए चुनाव आपको अगर सुधरेगा स्थिति तो नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव दोनों संपन्न किया जाएगा। लेकिन अभी माहौल की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं आप। आने वाली है, सत्ता की चाबी आपको अपने पास रखने की आदत हो गई है। आप सत्ता की चाबी देखिए, आपका केंद्र इस पर रेडी है कराने के। बिल्कुल होनी चाहिए। नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जितने जल्द होंगे, नहीं जवाबदेही है, परंतु आप ये मानिए कि ये पंचायत चुनाव टाल करके आप प्रशासनिक ताकत को बढ़ा करके एक बहुत बड़ा पैसे का तो अक्टूबर के बाद चुनाव कभी हो जाएगा। बिल्कुल चुनाव होनी चाहिए, और इसके लिए आप भी प्रयास करिए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से जन कार्यकर्ता जो आम जनता की जो सरकार होती है, वो जो गली मोहल्ले की जो सरकार होती है, वो जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी पहुंच पाती है और वो लोग अपने दुख दर्द को बांट पाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये विधानसभा के विधायक और सांसद नहीं करते हैं, परंतु ये जनता की जो सरकार होती है, बिल्कुल नजदीक का सरकार, वो इसकी आवश्यकता है आज इस राज्य को। तो हमारे वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री घोषणा कर चुके हैं कि अगर तीसरी लहर नहीं आई तो अक्टूबर के बाद कभी भी पंचायत चुनाव और नगर पालिका का चुनाव करा लिया जाएगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। लेकिन ये कोरोना की तीसरी लहर ऐसा कि करे नशा नहीं, लेकिन अभी तो चुनाव को झोंक देना और फिर करीबी आना, लोगों का भीड़ आना, फिर बीमारी को बढ़ावा देने के बराबर है। इसलिए पेशेंस थोड़ा सा और रखना चाहिए, 2-4 महीना। चुनाव तो निश्चित होगा, सरकार भी इसमें कटिबद्ध है। सरकार भी चाहती है जितनी शीघ्र पंचायत का चुनाव और नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव संपन्न हो, ताकि जनता की सरकार चले, इसमें कुछ नहीं है। इसे प्रशासन पदाधिकारी मनोबल नहीं होने से होना चाहिए, समर्थन में करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर तीसरी लहर नहीं आई तो अक्टूबर के बाद कभी भी घोषणा किया जाएगा इसका। ठीक है, मनोज जी जवाब दीजिए। मनोज जी की ओर चलते हैं। श्याम जी, मनोज जी को सुन लेते हैं। मनोज जी, स्वास्थ्य मंत्री आपकी पार्टी से आते हैं, कृषि मंत्री आपकी पार्टी से आते हैं। कृषि मंत्री धान के खरीद का जिक्र करते हैं और उसको मुख्यमंत्री मजाक में टाल देते हैं। क्या आपके गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर किसानों को गंभीरता से नहीं लेने का जो है एक चलन बन गया है? नहीं, निश्चित रूप से महागठबंधन की तमाम, चाहे वो मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों का बहुत ही अच्छा तालमेल है। और वो जो मुख्यमंत्री ने माननीय कृषि मंत्री के साथ जो बात की है, वो ऑफ द ट्रैक बाहर में उन्होंने मजाक के लहजे से कहा था, और इस बात को ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ अदरवाइज किया है, ना ही हमारे माननीय कृषि मंत्री ने किया है। और जो कार्य हो रहा है उसी के बाद ट्रेजरी से वो पैसा जारी किया गया और किसानों के लिए टैक्स में भी अधिक से अधिक धान खरीदने के लिए। और आज भी हमारे हर जगह से मंडल में और जिला में पदाधिकारी लोग धान की खरीदी और जो हमारे राइस मिल वाले हैं उनको भी बाकी धान की खरीद के लिए निर्देशित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा राइस मिल वाले भी किसानों से धान खरीद लें। जो धान सरकार खरीद सकती है उसके अलावा राइस मिल वाले को भी धान खरीदने का निर्देशित किया गया। तो हमेशा से किसानों के पक्ष हो या आम जनता के पक्ष हो, इस पर संतोष जी, धान खरीद का क्या मुद्दा है आपके जिले में? कोडरमा में नीतीश जी भी जरूर बोलेंगे। 1 मिनट में संतोष जी और 1 मिनट में नीतीश जी। वाकई स्थिति क्या है आपके जिले में? धान को लेकर इस पे जवाब श्याम जी देंगे, 1 मिनट में संतोष जी और 1 मिनट में नीतीश जी इस पे बात रखेंगे, इसका जवाब देंगे श्याम जी।
धान की जो स्थिति है खरीद के, वो सर्वविदित है। जो हमारे पहले भी नीतीश जी ने बात को कहा है, वो बिल्कुल सही बात है ना। और उस पर सरकार को अमल करके तुरंत काम करना चाहिए। अब ये सरकार सिर्फ घोषणा, आप तो देखिए इनका हमारे हाथ में चुनावी घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र के मुताबिक ये हमारे झारखंड में पहले ये दिए कि झारखंड सरकार बनने के बाद 5 लाख झारखंड में युवकों को सरकारी। चलिए धान खरीद पे बात कर लेते हैं, धान खरीद पे बात कर लेते हैं। संतोष जी मैं लौटता हूँ आपके पास। नीतीश जी धान खरीद पे बात करिए, और कोडरमा जिला का जो भी मुद्दा है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस मुद्दे को हम यहाँ जरूर आपके जनप्रतिनिधियों के समक्ष उठाएंगे। जो लोग लाइव देख रहे हैं, कोडरमा जिले के जो भी मुद्दे हैं उसे आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रश्न करिए, हम आपके जनप्रतिनिधि से उसका जवाब जरूर लेंगे। नीतीश जी धान खरीद पे बात करिए। श्रीमान नवीन जी, मैं धान खरीद के बारे में कहना चाहूंगा, पूरे झारखंड में अभी वर्तमान सरकार के विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऑनलाइन के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से हम लोग को बाध्य होना पड़ा। इनके नियत पर मुझे शक है हेमंत सरकार जी के, वो किसानों को समर्थन मूल्य दे। अगर यह पिछले वर्ष की, अभी ये दोबारा हमारा नया वर्ष आ गया किसानों के लिए, जब वो धान बीज का वो पैसा उनको मिले। आज के डेट में पिछले वर्ष का जो धान उपजा हुआ उसका पैसा भुगतान नहीं हुआ, और जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो चिल्ला कर रह गए, पैक्सों के माध्यम से मांगते रह गए, परंतु उनके पैसे वो किसान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि उनका पैसा जो खरीद किया गया था धन, वो अभी तक उनको पैसा नहीं मिला है। इस सरकारी आंकड़े आप उठाकर देख सकते हैं, और उसके कारण से पूरे झारखंड प्रांत में भाजपा के लोगों को, हम सबको बैठना पड़ा किसानों के मुद्दे पर कि किसी भी प्रकार से किसानों का पिछले वर्ष का बकाया भुगतान करे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6,000 रुपया केंद्र से अगर नहीं भेजा जाता तो शायद किसान फिर से वो साहूकारों के पास जाकर खड़ी हो जाती कि मुझे अनाज के लिए, बीज के लिए, हमें खाद के लिए मुझे कुछ पैसा दो। आज ये सरकार पिछले वर्ष का भुगतान अगर कर देती तो आज किसानों की ये स्थिति नहीं होती है। आंकड़े बता रहे हैं कि अभी सभी टैक्सों में अनाज पड़े हुए हैं, और जो ये कहना, ये गलत कहना है कि आप राइस मिल को बेचिए, फिर से तो वो इसी बात का तो हम ये कह रहे थे। आज जो किसान बिल अगर आया होता, पास हो गया होता, तो झारखंड सरकार बाध्य होती, वो किसानों को उनका समर्थन मूल्य भी दिया होता, और किसानों के अगर अनाज सड़ रहे होते तो भी उनको भुगतान करना पड़ता। ये किसान के तीनों बिल को विरोध करने का नतीजा है कि आज किसान को ना फायदा मिल रहा है, और ना किसानों का समर्थन मूल्य मिल रहा है, और ना आगे उनके राशन, उनकी जो अनाज उत्पादन करेंगे या उनको बीज की जरूरत पड़ेगी, खाद की आवश्यकता पड़ेगी, वो उसका पैसा कहां से लाए। तो मेरे भाई नवीन जी, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि ये सरकार जितना कहती है अगर उतना करने लगी तो वास्तव में सरकार अच्छी हो सकती है, परंतु सिर्फ एक कहने वाली सरकार है, करने वाली सरकार नहीं है। श्याम जी जवाब दीजिए। आप कहने वाली सरकार है, करने वाली नहीं। और एक सवाल जो दर्शक का आया था, वो सवाल भी आपके समक्ष रख रहा हूं। श्याम जी सुन पा रहे हैं? श्याम जी सुन रहे हैं? श्याम जी का कनेक्शन लगता है कट गया है। मनोज जी जवाब दीजिए। आपके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, अनूप जोशी जी का सवाल है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि वैक्सीन हम लोग टेंडर लेकर खरीदेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, भारत सरकार सहयोग करे। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? ये कौन सा भाई, मंत्री कुछ और मुख्यमंत्री कुछ और, क्या चल रहा है ये? जी, आज भी हमने स्पष्ट कहा है, और आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सभी जिला के उपायुक्त के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपकर यह मांग किया है कि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को मुफ्त और अनिवार्य वैक्सीन उपलब्ध कराए। ये बात हमने आज भी कहा है, और पूर्व सभी हमारे राष्ट्रपति द्वारा यह कहा जाता है। जहां तक बात है कि वैक्सीन, चूंकि ये केंद्र सरकार की जवाबदेही है, 1000 करोड़ रुपया वैक्सीन के मद में तो यहाँ पर जारी किया था केंद्र सरकार द्वारा, तो आखिर वैक्सीन एक आम ये अनिवार्य उपलब्ध कराया जाए, ये केंद्र सरकार की तरफ है। हमारे हर जिला में वैक्सीनेशन बहुत ही सफलतापूर्वक का भी वैक्सीन लगभग 100% हो रहा है, और बिल्कुल 100% हो रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा
अगर मैं समझता तो राज्य सरकार डालेंगे तो पूरा राज्य को चलाया आप तो 3 साल में खत्म होगा। सरकार ने चलाया, अब तो आपका सरकार चल रहा है, झारखंड में तो आपकी सरकार चल रही है, 17 साल 18 साल आपने चलाया। क्या पीछे का स्वास्थ्य सुविधा किया था, क्या सुविधाएं थी और आज की स्थिति में कोरोना काल में क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं, इसका फर्क तो देखना होगा। एक बार आप भी तो साथ दीजिए। मैं जान रहा हूँ कि विपक्ष को हर मुद्दे को उठाना उनका कर्तव्य बनता है, मगर एक बार सरकार को भी सपोर्ट करना आपका कर्तव्य बनता है, जिस तरह से केंद्र में हम भी केंद्र के सरकार को। ठीक है, तो ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं, दर्शक का अगला सवाल ले लेते हैं। सूरज ने यह सवाल पूछा है कि झारखंड के प्रत्येक प्रखंड में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का वादा था हेमंत सोरेन जी का, क्या हुआ श्याम जी? कोई एक ईंट पड़ी है क्या किसी अस्पताल की? हर प्रखंड में जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने वाला था, कोई एक ईंट पड़ी है क्या अस्पताल की? श्याम जी तक आवाज आ रही है हमारी? श्याम जी खुद को अनम्यूट करिए। श्याम जी खुद को अनम्यूट करके जवाब दीजिए कि प्रत्येक प्रखंड में झामुमो के घोषणा पत्र में यह था कि प्रत्येक प्रखंड में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगी, तो क्या उसका कहीं कोई उद्घाटन हुआ, कहीं कोई शिलान्यास हुआ, कोई अस्पताल बनकर हम सभी के समक्ष आया है क्या श्याम जी? सबसे कि सरकार की घोषणा है नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में है कि प्रत्येक प्रखंड में हॉस्पिटल बनेगा। ऐसी कार्यवाही शुरू की गई थी तब तक कोरोना महाराज का आगमन हो गया और ये जैसे कि शांत होगा प्रत्येक प्रखंड में ये हॉस्पिटल बनेगा, 101% बनेगा, क्योंकि इसकी घोषणा अभी मैंने इसको धरातल पर लाने का प्रयास चालू हो चुकी है। सिर्फ अभी कोरोना नहीं आ रहा था तो अब तक चालू हो गया होता। प्रत्येक प्रखंड में हॉस्पिटल बनेगा, घोषणा नहीं है, सच्चाई है और ये बन के रहेगा और बहुत जल्दी बनेगा। यहाँ कहीं इब्बत नहीं है, कहीं मैंने राजनीति भाषा नहीं है। घोषणा जो है वो धरती पर उतरेगा, जमीन पर उतरेगा, हॉस्पिटल बनेगा और अच्छा बनेगा और अच्छा काम भी करेगा। तो इसको मान लीजिए आप। रामधन यादव जी, सरकार में राजद की भी हिस्सेदारी है, एकमात्र विधायक हैं, क्या सरकार में आप लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले हम लेट से जुड़े इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हेलो जी बोलिए। सबसे पहले लेट से हम जुड़े इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जहां तक एक विधायक के राजद का है उसके बारे में आप बात बोले, तो कुल मिला के एक विधायक होने के बावजूद भी आज हेमंत सरकार में मंत्री हैं और पूरे झारखंड में एक तरह से देखिएगा, आज तक जो श्रम मंत्री हैं, पहले श्रम मंत्री को लोग जानते भी नहीं थे उनका क्या दायरा था। आज हमारे श्रम मंत्री हैं पूरे झारखंड में और पूरे झारखंड के लोग जो मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, सारे लोग जानने लगे हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल में जो बाहर में मजदूर थे उनको हेमंत सोरेन के सरकार में उनको लाने का काम किया गया है। अच्छा, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है वो छिन गया या कई लोगों की रोजगार चली गई, उस पर श्रम मंत्री जी के क्या कदम रहे और क्या गतिविधियां रही और कैसे रोजगार की योजना बना रहे हैं, क्या रोजगार देने वाले हैं? श्रम मंत्री जो सरकार का जो अपना गाइडलाइन जो चल रहा है मनरेगा के तहत, जो लोग यहाँ रोजगार करना चाह रहे हैं तमाम लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। सर, मनरेगा में सब लोग माटी तो नहीं काटेंगे ना, बाकी का क्या योजना है? केवल मनरेगा के सहारे रोजगार की उम्मीद नहीं कर सकते ना, बाकी लोगों के लिए क्या योजना है? बहुत सारे कंपनियां में एमयू हो रहा है, बहुत सारे आप देखे होंगे कि मंत्री जी के जरिए बहुत सारे लड़कियां भी काम पर कंपनी में गई है और प्रयासरत जारी है कि और लोगों को भेजा जाएगा। चलिए, नितेश जी कुछ सवाल उठाना चाह रहे हैं। नितेश जी। रामधन जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि मैं आप लोग को जब सुनता हूं तो ये मैं समझता हूं कि सिर्फ बचाव के मुद्रा में आप ये बचाव के मुद्रा युवाओं को रोजगार नहीं प्राप्त हो सकता।
महिलाएं असुरक्षित यही यहाँ पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई भी सामने का रोड मैप इन्होंने तैयार नहीं किया कि मैं आने वाले 5 वर्षों में इतने युवाओं को रोजगार दे पाऊंगा। आज हमारी पिछले कार्य को आप समीक्षा करिएगा तो हमने कितना रोजगार दिया इसको आप देखिए, और हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित थी इसको देखिए। हम सिर्फ और सिर्फ अपना ये बात रख देते हैं कि हम मनरेगा के माध्यम से क्या एक मिडिल परिवार मिट्टी काट करके भरण पोषण कर सकता है? ये मनरेगा कर्मचारी के मनरेगा के सेवक बन करके किसी मिडिल क्लास के लोग रोजगार प्राप्त करके अपना योगदान अपना जीवन यापन कर सकते हैं क्या? क्या यहाँ के लोगों को, आज पिछड़े वर्ग के लोगों को या दलित समुदाय के लोगों को या एसटी के लोगों को आज उनकी जो स्थिति है, हेमंत सरकार खुद एसटी से आते हैं, क्या ऐसा लगता है कि एसटी का विकास हो रहा है, पिछड़े वर्गों का विकास हो रहा है, ये पिछड़े दलित और समाज के लोगों का विकास हो रहा है? ये वहीं के वहीं दबे हुए हैं। इनके रोजगार की कोई साधन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, और ना ही एक जो इन्होंने योजना बनाया है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को हम ऋण मुहैया कराएंगे। ये आंकड़े आप देखिए, मैं पता लगाया हूं, स्वयं से पता लगाया हूं, ये ऋण देने की बात सिर्फ कागजों पर रह जाती है, ऋण नहीं प्राप्त होता है। बैंक इतने चक्कर लगवा रहे हैं कि जिससे ये पता चल सकता है कि बैंक सिर्फ बैंक आदेश की प्रतीक्षा करता है, वो कुछ प्रपोजल की प्रतीक्षा करता है, परंतु उसको आम लोगों को, पिछड़े वर्गों को, दलितों को ऋण नहीं मुहैया होती है। ऐसी स्थिति में न रोजगार प्राप्त हो रहा है और न ही ऋण के माध्यम से वो स्वावलंबन हो पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम डिफेंस करने के मूड में न रह करके सरकार को दिशा निर्देशित भी करना चाहिए हम सब कार्यकर्ताओं को कि कृपया ऋण मुहैया कराए, रोजगार को कौशल विकास के माध्यम से हम उनको प्रशिक्षित करें। अभी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को बढ़ावा दें, ग्राम सेवाओं को, ग्राम के महिलाओं का समूह बना करके उनको अधिक स्वावलंबन बनाने का प्रयास करें। इस पर विचार करना चाहिए, ना कि हम उनको मनरेगा से जोड़ दें और वो क्या हम और हमारे घर के बच्चे मिट्टी काट सकते हैं या अभी कहीं दिहाड़ी मजदूर का काम कर सकते हैं। इसलिए इस ओर हम लोग को सरकार की ओर ध्यान दिलाना चाहिए, इतना मैं जरूर कहूंगा। चलिए मनोज जी, हाँ मनोज जी बोलिए। बड़ी हास्यास्पद बात है, जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बोलते हैं कि रोजगार, आप बोलते हो मनरेगा, तो मैं बताना चाहूंगा अपने साथियों से, भारतीय जनता पार्टी और आलसू वाले का, कि आपके ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। जुमला के बाद किसानों की बात, किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चुकी है, ये तो स्पष्ट सब जान गया। जब किसान रोड पर आता है आतंकवादी कहते हो, तो ये सब बातें आपके मुंह से शोभा ही नहीं देती है कि आप किसान के हित की बात करो या रोजगार की बात करो, काहे कि आपने तो इसको जुमला बनाकर रख दिया है। और रहा बात आज के जो में महागठबंधन की सरकार कायम की गई है, उसको आपका भी समर्थन आपको देना चाहिए, और चूंकि आपके हित में ही काम कर रहा है। आज जो कोरोना के बाद जो स्थिति है, भारत बाहर के जो मजदूर आए हैं उन्हें मनरेगा के तहत अगर दिया जा रहा है, आपके माननीय प्रधानमंत्री ने संसद में खड़ा होकर मनरेगा को विफलता का प्रतीक बनाया था, और आज वही मनरेगा यहाँ रोजगार देकर के गरीब और आम जन को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। आप उसकी मजाक उड़ा रहे हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुनः बताना चाहूंगा कि हर आदमी को खुशहाल करने के लिए, और हमारी सरकार जुमलेबाजी की सरकार नहीं है, काम करने वाली सरकार है, और इस काम करने वाली सरकार को एक विपक्ष के रूप में और सहायक के रूप में आपको भी उनका, चूंकि अभी 4 साल आपको उनका साथ देना है, तो कि हमारी सरकार कैसा काम करती है। जनता ने हमें चुनकर भेजा है, जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, और जो उपचुनाव होता है उसमें भी अगर हमारी सीट निकलती है तो इसका मतलब जनता हम पर विश्वास कर रही है। आप बोलते हो नगर परिषद चुनाव, आप बगल के बिहार की तुलना कर दो, वहां भी बढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन किया गया है। कोरोना काल में चुनाव, बंगाल में आपने चुनाव कराकर किस तरह से कोरोना हावी होते चला गया, और आप यहाँ फिर चुनाव मांग रहे हो कि यहाँ कर ले। तो हमारी हेमंत सरकार उतनी, चलिए नितेश जी, आप किसानों के हितैषी बीजेपी कब से हो गई? दिल्ली में इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है और आप यहाँ झारखंड में किसानों की हितैषी बनकर उभर रहे हैं, ये दोहरा मापदंड क्यों है भाई? नवीन जी, मैं कहना चाहूंगा, अभी भी मैं कह रहा हूं, पुनः दोबारा ये कह रहा हूं, सड़क पर बैठे हुए जो वहां किसान दिखाई पड़ रहे हैं वो किसान है ही नहीं। वो एक किसान के रूप में एक छद्म रूप लेकर के वहां किसान बैठे हुए हैं,
किसानों के हितैषी वो नहीं है। आज राकेश टिकैत यहाँ बैठे हुए हैं, परंतु वो किसान नहीं है। वो एक बहुत बड़े एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम केंद्र सरकार को दबाव में ला करके हम किसानों का नेता बने। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि किसान आज खेत में है, किसान अपने क्षेत्र में है, वहां पर किसान नहीं है। वो एक षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा छद्म रूप लेकर के सड़क पर बैठे हुए हैं। मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया तीनों किसान बिल किसानों के हित में है। उनके बढ़िया से अगर आप अध्ययन किए रहते, किसानों को बहका फुसला करके ये सड़क में लाने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में है। आज 6,000 रुपया प्रति किसान सबको प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। अभी 14 लाख किसानों को झारखंड में दिया गया और इतने 6,000 रुपए से आप गुना करिए कितने। संतोष सहाय जी को जोड़ते हैं। संतोष जी, आप कुछ लिस्ट बता रहे थे और चुनावी घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, जरा वो बताइए और उसके बाद हम सत्ता पक्ष के लोगों से, जो तीनों लोग हैं, कांग्रेस, राजद और झामुमो के, उनसे जवाब ले लेते हैं कि इन 1.5 सालों में उस पर क्या काम हुआ। हम लोग अगर देखें नवीन जी, तो यह झारखंड में हेमंत जी के सरकार बनने से पहले कुछ ऐसे भी घोषणे हुए हैं जो कागजी प्रक्रिया के तहत इस कोरोना काल में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन एक कोरोना के नाम पर एक बहाना बनाकर और काम नहीं करना, इसको क्या कहा जा सकता है। आप देखिए, इन्होंने कहा कि सत्ता में आने पे 3 उप राजधानी पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को बनाया जाएगा। इसके लिए तो कागजी प्रक्रिया है सरकार के अंदर में, मंत्रालय और सचिवालय की बात है। इसको तो जमीन पर कुछ काम करना नहीं, इसका तो निर्माण हो जाना चाहिए था। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया जाएगा, तो इस नियमावली को सरकार को बनाना चाहिए। इसके अलावा 25 करोड़ में सरकारी टेंडर सिर्फ स्थानीय लोग को दिया जाएगा। इसके अलावे है कि सबसे बड़ी बात कि शिक्षित बेरोजगार युवकों को भत्ता देने वाली बात सरकार ने कही थी कि जो स्नातक होंगे उनको 5,000 देंगे, जो स्नातकोत्तर होंगे उनको 7,000 देंगे। वो भी अब तक नहीं अमली जामा पहना सके हैं। ये जो 5 साल से अधिक साल से भूमि जो एक्वायर हुआ है, एक्विजिशन हुआ है, वो उपयोग में अगर नहीं संबंधित कंपनी उपक्रम लाया है तो उसको वापसी दिलाने की बात इन्होंने कहा। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, अपार शिक्षक की सेवा शर्त और वेतनमान निर्धारण की बात इन्होंने कहा। आज यही नन मेडिकल पारा लोग ही जो है सो आज पूरे कोरोना काल में इतने का जवाब ले लेते हैं श्याम जी से, इतने का जवाब ले लेते हैं, फिर अगले हिस्से में थोड़ी सी अब हम लोग देखें कि जो जनता से जुड़ा हुआ 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बात इन्होंने कहा था, उसे तो गरीब का सीधा सवाल था, आज वो भी लागू नहीं हो पाया है। निरंतर प्रणाली में सरसों तेल, साबुन, दाल भी देने की बात थी, वो भी नहीं हो पाया है। भूमि सुधार आयोग का गठन करना था, वह भी नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं अगर कुल मिलाकर के तो स्वास्थ्य विभाग में तो इतना काम, एमपीडब्ल्यू आपको नर्सें जो काम कर रही है सब संविदा पर काम कर रही है। आज उसकी अगर मृत्यु हो जाती है इस कोरोना काल में तो उसके ऊपर कोई सरकार का कोई दृष्टिकोण नहीं जा सकता, लेकिन आज उसको सबसे पहले करना चाहिए तो तमाम कागजी प्रक्रिया की बात है। तो ये सरकार सिर्फ लोक लुभावन एक घोषणा पत्र जारी करके जनमत प्राप्त कर ली और आज जनमत की दुहाई दे करके उसी पर शोषण और दमन और जुल्म करने की काम कर रही है। इसलिए हम तो यह नहीं मानते हैं कि हेमंत जी कहीं जुमलों से हट के चल रहे हैं, ये भी उसी नक्शे कदम पर चल करके और ये भी सरकार राज्य में अराजकता का ही माहौल फैला रहे हैं, कहीं कोई सही काम नहीं हो रहा है। चलिए श्याम जी जवाब दीजिए। श्याम जी एक एक करके जवाब दीजिए। बेरोजगारी भत्ते से लेकर के आपने पहले देखिए, जो उप राजधानी बनानी थी वो तो कागज पे था, वो तो कभी भी कर सकते थे, उसके लिए तो कोई कोरोना का मामला नहीं बना था। जो कागजी प्रक्रिया थी उसमें तो कोरोना जैसे कोई विषय नहीं हो सकते, क्योंकि 1.5 साल हो गए। कब कर रहे हैं श्याम जी? जो कुछ कागजी प्रक्रियाएं हैं वो तो बहुत साधारण सी चीजें हैं। जो कोरोना कोविड काल आदमी पहले इंसान को बचाए, उसके बाद राजधानी को बनाए। जब मेरा घर बने, हम ही नहीं बचाएंगे तो घर बन के क्या करेगा? तो हमारे सरकार जनता को बचाने की काम कर रही है, इसलिए पेंडिंग किया गया है। रही बात अधिकारियों का रोज ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, उसमें कोरोना नहीं लग रहा है और ये सब काम करने में कोरोना लग रहा है। अरे इतना बचाव सरकार का हमारे मित्र श्याम किशोर भाई मत करिए।
कम से कम सरकार को सत्य का बोध कराइए। जिस दिन को 29 लाख जनता के भावनाओं की सरकार कहते हैं, उसकी भावना आपकी आवाज नहीं मिल रही है। कम से कम आप समझने का काम करिए। श्याम जी को बोलने दीजिए। श्याम जी खुद को अनम्यूट करिए। श्याम जी खुद को अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपने म्यूट कर लिया है। खुद को अनम्यूट करिए श्याम जी। श्याम जी अनम्यूट करिए खुद को। श्याम जी खुद को अनम्यूट करिए। लिंक टूट गया लगता है। श्याम जी सुन नहीं रहे लगता है। मनोज जी जवाब दीजिए। वादे हैं, वादों का क्या होना है? क्या इतने सारे जो वादे हुए थे, आप भी तो साथ में सरकार में आए थे। पलामू कब राजधानी बन रहा है? जितने वादे किए गए क्रमवार उनको संज्ञान लेकर हमारे महागठबंधन सरकार उन वादों को पूरा करेगी। ये ठोस निर्णय लेकर ही ये सरकार झारखंड के सेवा के रूप में उभरी है और सेवक के रूप में उभरी है। इन सभी बातों को पूर्ण करने के लिए 1.5 साल में क्या हुआ? 1.5 साल में उस पर क्या काम हुआ? 1.5 साल में आपके वादों पर क्या हुआ? 5,000 से चले थे 14 रुपए पर आ गए क्या? 5,000 बेरोजगारी भत्ता से चले थे 14 रुपए पे आ गए। वो तो आप जीडीपी, आप देश की जीडीपी देखोगे, आप भी देख लोगे कि कहाँ चले आए। मगर स्थिति ये है कि अगर आप लड़की को चाहते हो कि सोसाइटी में अगर वो आराम से रहे, तो आपको बहू को भी आराम से रखना होगा अपने घर में। अगर राज्य सरकार बुरा करती है, हम कोई काम बुरा करते हैं तो उस पर टीका टिप्पणी होती है। यही बात अगर केंद्र सरकार में, और आपके मध्य प्रदेश की सरकार, आपके बिहार में जो सरकार है, आपके यूपी की सरकार करती है, तो उसको आपको वाहवाही करते हैं। तो दोनों हाथ से ताली आप ही बजाना चाहते हो। मगर ये भी देखो कि जिस तरह से केंद्र के तरफ से उपेक्षित व्यवहार किया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के विरुद्ध जहां की सरकार है, उनको परेशान किया जाता है। वो भी बात आपको देखना। ये तो स्पष्ट खुले मंच पर हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमें कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री चलिए श्याम जी की ओर लौटते हैं। श्याम जी की ओर लौटते हैं। एक बड़ा गंभीर सवाल आया है, और ये सवाल गंभीर मैं इसलिए कह रहा हूं, आप स्क्रीन पर अगर आप लोग वो सवाल देख पा रहे होंगे, श्याम जी को हम सुनेंगे। बड़ा गंभीर सवाल इसलिए है क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार आई है, उसमें पारा शिक्षकों की एक बड़ी भूमिका थी, या यूं कहें कि संविदा कर्मियों की एक बड़ी भूमिका थी कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ बड़े ढंग से और तरीके से प्रयास किया कि वो सरकार हटाई जाए। और सवाल अब पारा टीचर ही कर रहे हैं, और सवाल है, श्याम जी स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि पारा टीचर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सभी सरकार ने पारा को ठगने का काम किया है। वर्तमान सरकार का वादा था कि 3 महीनों के अंदर वेतनमान देने का, क्या वो पूरा होगा या सिर्फ चुनावी वादा था? देखिए 3 महीने तो थे आपके पास श्याम जी, कोरोना के बाद से, मतलब उससे पहले जब सरकार थी 3 महीने तो थे, और इन वादा था और आपके बड़े सहयोगी थे। क्या हुआ श्याम जी इनके वादों का? मेन बात है कि पारा टीचर, ये बात जरूर है कि पूरे ताकत के साथ जेएमएम को समर्थन दिया, इसमें कहीं दो मत नहीं, महागठबंधन को समर्थन दिया, कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आज के परिवेश में चाहे वो पारा टीचर हो, चाहे वो रसोईया हो, जो भी हो, संयोजिका हो, सबका तनख्वाह में बढ़ोतरी की गई है, पारा को बढ़ोतरी की गई है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि पारा टीचर को मंथली पूर्णा और उसका तनख्वाह उसके अकाउंट में चला जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना तनख्वाह नहीं है। वाह, पारा टीचर से हम पूछे गांव में जा करके, हम संतुष्ट एक बात का है कि जो मजदूरी हमारी है वो मंथली मिल जाता है, पर तनख्वाह बढ़ रहा है। और सरकार जो वादा किया है, मुझे लगता है ये काम होगा। पूरा कोरोना में लोग भटक गया है, व्यस्त हो गया है, और सरकार जो घोषणा की है पारा टीचर को, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और उसे मैं समझता हूं कि असली जमा बनाने के लिए उसे परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। ढीबरा क्यों बंद कर दिया गया? ढीबरा क्यों बंद कर दिया गया श्याम जी? ढीबरा को के लिए, श्रमिकों की रोजगार के लिए
ये ढिबरा साहूकारों के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये अडानी अंबानी के लिए काम करेंगे। इस श्रमिकों के लिए, रोजगार के लिए एक नया नियम कैबिनेट में पास होने जा रहा है, जिसमें श्रमिक जो है, लाभान्वित श्रमिक जो है लेके उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा करके उन लोगों को ये अधिकार मिलेगा कि आप उसे चुनो, आप उसे चुने और उसे और आप अपना रोजगार चलावे। इसलिए कैबिनेट में बहुत जल्द श्रमिकों के हित में ढिबरा के प्रति एक कानून बनने जा रहा है और श्रमिकों को द्वारा ही यह संचालित होगा। या अडानी अंबानी और राज्य शहर के बड़े बड़े शेयर साहूकारों को अधिकार से चलिए मनोज जी अपनी बात रखिए, बोलिए। माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव साहब ने कोडरमा उपायुक्त गिरिडीह उपायुक्त को ढिबरा के अलग से राशन एवं राशन कार्ड बनाने का भी निर्देशित किया है। हमारी सरकार ढिबरा पर जो भी आश्रित हैं उनके प्रति बहुत ही संज्ञान ले रही है और प्रयास करना चाह रही है। 16-17 वर्ष झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कब संज्ञान लिया? हमारा ये क्षेत्र कोडरमा गिरिडीह यहाँ के हमेशा से लगभग सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने ढिबरा के मजदूरों के प्रति, माइका खनन के प्रति क्या कार्रवाई कर दी, वो भी तो सोचने का बात है। अभी ये हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल के चक्कर में अटकी हुई है, वहां पर केंद्र सरकार सहयोग करेगा। निश्चित रूप से एक बीच का रास्ता हेमंत सरकार निकालने के लिए प्रयासरत है और उसके लिए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह के विधायक सुदीप सोनी के साथ एक टीम आई हुई है, जो झारखंड में जहां भी अबरक का मैदान है और जहां भी वहां उसकी संभावना है उसको जीवित करने के लिए प्रयासरत है। ये टीम वहां काम करेगी। चलिए ठीक है। बहुत सारे विषय ऐसे हमारी डिबेट में आए जो स्थानीय थे, हमने और झारखंड की नीति पे बात हुई। आज जो हम 1 घंटे बैठे, एक सार्थक बहस और एक सार्थक चर्चा हो, इसको लेकर के हमने भरपूर प्रयास किया और बातचीत के क्रम में ऐसे विभिन्न मुद्दों पर हम यहाँ इस नतीजे पर पहुंचे कि सरकार और विपक्ष दोनों को मिल करके तरीके से आवाज उठाना चाहिए और काम करना चाहिए और हर जिले के जो प्रतिनिधि हैं वो निश्चित तौर पर इसे आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, अब डिबेट के हम अंतिम दौर में हैं। 15 सेकंड में अपना अपना क्लोजिंग कमेंट आप लोग दें। जी संतोष जी, 15 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। डिबेट को समाप्त कर रहे हैं, क्लोजिंग कमेंट के लिए 15 सेकंड। हम तो कंक्लूड में यही हम बोलेंगे कि सरकार का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे और आग्रह करना चाहेंगे हेमंत जी से कि जिस आशा और विश्वास के साथ जनता ने आपको वहां तक पहुंचाई, उस पर आप खड़े उतर करके लोगों का काम करिए और इस झारखंड को पटरी पर ला करके और रोजगार, व्यवसाय सभी क्षेत्र में आप आगे बढ़ाइए ताकि यह राज्य जो है तो आगे चल सके, उठ सके। और अभी कोरोना के काल में जो परिस्थितियां बन रही है उस पर सरकार पूरे संज्ञान लेकर के और मैंने पूरी तटस्थता के साथ काम करे, हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं। और बहुत बहुत आपके चैनल को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों से जुड़कर अपने क्षेत्र के, झारखंड के भौगोलिक राजनीतिक स्थिति और कोडरमा जिले के अंतर्गत जो कामें चल रही हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो बाधाएं हैं, सभी चीजों से आप अवगत हुए। इसके लिए आपके चैनल और आपको सभी लोगों को धन्यवाद। साथ में हमारे मित्रजन बैठे हैं, इन लोगों को भी हमारे तरफ से धन्यवाद है। चलिए ठीक है, मनोज जी क्लोजिंग कमेंट। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संतोष सहाय जी को। इनका आशीर्वाद झारखंड के मुख्यमंत्री को लगे, नितेश चंद्र वंशी जी का भी आशीर्वाद लगे, इनके पार्टी का भी आशीर्वाद लगे कि ये कह रहे हैं कि हेमंत सरकार आगे का 2-3 साल में और बढ़िया काम करे। मैं हाथ जोड़ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने आशीर्वाद दिया हेमंत सरकार को, महागठबंधन सरकार को, और निश्चित रूप से झारखंड में हमारी महागठबंधन की सरकार आम जन का सेवा कर रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इससे कभी नहीं मुकरूंगा कि कोडरमा में हम सभी दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो या आरजेडी हो, काम कर रहे हैं और जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम अपने तमाम साथियों को, विपक्षी साथियों को भी हम धन्यवाद देंगे और इस चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज हमारा बात सुना और हमारी बात को आगे रखने का प्रयास किया। छोटे से कार्यकर्ता हम हैं, हमको आपने ये समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल और जेएमएम के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष सहाय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथियों का धन्यवाद। चलिए श्याम सिंह जी।
श्याम सिंह जी, श्याम जी, श्याम जी, श्याम जी। हाँ, मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस विपदा में, कोरोना काल में लोग पार्टी और से हट करके एक मत में होकर के मैंने जिला का मदद करना है और कोरोना पीड़ित लोगों को मदद करना है, आम को मदद करना है और सरकार को भी समय समय पर बढ़िया सुझाव देने की जरूरत है। आज हमारी सरकार मैंने हर बात पर सभी विधायक, सभी सांसद, किसी पार्टी से बिलोंग करता से राय लेकर काम कर और अच्छा सुकून है। और मैं समझता हूँ कि वाले भी पदाधिकारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हो या किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, वो भी मिलकर काम करें। यही मेरी कामना है और जिला का नाम बढ़ाने, जिला में मिलकर काम करें। जय हिंद। नितेश जी, नितेश जी। नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से कोडरमा के परिप्रेक्ष्य में आपने कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाया। पूरे झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों पर हम लोगों ने विचार किया, हम लोगों ने सुना। मैं अपने सामने सभी मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। सभी जिलाध्यक्ष सामने बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, संतोष जी बैठे, मनोज जी, श्याम जी, रामधन जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। अच्छे विषय के साथ हम लोगों ने इस डिबेट में भाग लिया है। मैं एक बात जरूर कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा और ये स्थिति अब समापन की ओर है। झारखंड सरकार को अपने चुनावी वादों के जो घोषणा पत्र हैं उसको एक बार वो फिर से मनन करे। क्या क्या करके सरकार में आई थी, क्या कर रही है और क्या करेगी जो कि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगी, जिससे कि यहाँ के जनता को राहत मिल सके। इसलिए मैं इस कमेंट में, अंतिम कमेंट में हम आप सबसे और इस विषय को रखना चाहेंगे कि कृपया आप अपने घोषणा पत्र को एक बार दोबारा मनन करिए और उसके अनुसार राज्य हित में कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आप सब जो द झारखंड मेल को देख रहे थे, मैं सभी दर्शकों का सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूं कि आप सबने अपना सबसे महत्वपूर्ण समय हमारे बीच में दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नितेश चंद्रवंशी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े श्याम सिंह जी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े मनोज सहाय पिंकू जी, आजसू से जुड़े संतोष सहाय जी और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े रामधन यादव जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं और कोडरमा की जनता का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें देखा है। और आगे भी ये वीडियो जब सब लोग शेयर करेंगे, जब सभी पार्टियों के लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और जनता के बीच में एक सार्थक चर्चा यह जाएगी, तो आगे भी जब आप लोग इसे देखेंगे और अपना कमेंट करेंगे तो हम पुनः, क्योंकि हमारे चैनल का नाम द झारखंड मेल है, हम पुनः अभी एक जिले की श्रृंखला में बढ़ रहे हैं। कल हमारा डिबेट रामगढ़ जिले के लोगों के साथ है, तो हम पुनः फिर से दोबारा कोडरमा के जिलों के साथ जब दोबारा बैठेंगे तो उस समय आपकी बात जो भी पूरी नहीं हो पाई होगी तो हम निस्संदेह उस पर बात करेंगे। आप सब जो हमारे साथ देख रहे थे, आप सबका पुनः आभार, धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।